वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यार हमारी एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर की सीरीज़ चल रही है और इस प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में हम सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चन जो हैं वो 2004 से लेकर के 2019 तक के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो भी 2020 के क्वेश्चन हैं वो मैं अलग से आप लोग को सोल्व कराने वाला हूँ। अभी तो हम इस सीरीज़ में केवल 2004 से लेकर के 2019 तक के क्वेश्चन देखेंगे। 2020 के जो हैं, ये 2020 के जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आप लोगों को अलग से सोल्व कराने वाला हूँ। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 6 से चल रहा है और सर्वेइंग में जो लेवलिंग है उसके क्वेश्चंस हम लगा रहे हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट वाइज फिर चैप्टर वाइज। इससे हमको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो हमको चैप्टर का वेटेज भी पता लग जाएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमको देखने को मिले और कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहा है। उससे हमें टॉपिक का भी पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी डिले के। देखिए, जो 2015 तक के क्वेश्चंस थे वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज जो होंगे हमारे वो क्वेश्चन नंबर 21 से होंगे और 2016 के क्वेश्चंस हमारे होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में द रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑन नॉन एलिवेशन एबव द डेटम इज कॉल्ड। आप लोगों से सिंपल उसने पूछा है कि आप लोगों को बताना है कि उस फिक्स्ड पॉइंट को बताना है जिसका एलिवेशन आप लोगों को पता हो, यानी कि उसका एलिवेशन आप पहले ही जानते हो अर्थ पे डेटम से। ठीक है, डेटम से आप लोग उसका जानते हो एलिवेशन कितना है, तो आप उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? डेटम पॉइंट तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि डेटम से ही हमको देखना है। उसके बाद कह रहा बेंचमार्क, रेफरेंस पॉइंट या फिर रिड्यूस्ड लेवल। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइज, उसको हम बोलते हैं बेंचमार्क। क्या बोलते हैं उसको? हम बेंचमार्क बोलते हैं। जिस पॉइंट का आप लोग को एलिवेशन पता होता है डेटम से, उस पॉइंट को आप बोल देते हैं बेंचमार्क। देखिए, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में बेंचमार्क नहीं होता तो उसका हम बोलते हैं नॉन रिड्यूस लेवल पॉइंट। उसको हम ये भी बोल सकते थे, नॉन रिड्यूस लेवल पॉइंट। सही है कि नहीं? यानी कि बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका रिड्यूस लेवल हमको पता होता है। तो ये भी इसका आंसर हो सकता था। अगर वो लैंग्वेज को थोड़ा घुमाने की कोशिश करता तो इस तरीके से भी इसका आंसर आ सकता था। चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द बेंच मार्क इज फिक्स्ड पॉइंट नॉन एलिवेशन एबव द डेटम। यानी कि जो भी आप लोगों को देखो नॉन एलिवेशन होता है एबव द डेटम, उसको हम क्या बोलते हैं? बेंच मार्क बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि एसएससी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज से ही उठा लिए जाते हैं, उनकी डेफिनेशन से ही। तो यहाँ पे देखो नॉन एलिवेशन एबव द डेटम, मैंने भी तो यही बताया। अगर आपको वो नॉन एलिवेशन या नॉन रिड्यूस लेवल बोल देता, वो नॉन रिड्यूस लेवल पॉइंट, तो वो भी आप लोग का क्या हो जाता? बेंच मार्क हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए, द सरफेस ऑफ जीरो एलिवेशन अराउंड द अर्थ। आप लोग को बताना है जीरो एलिवेशन सरफेस अराउंड द अर्थ विच इज़ स्लाइटली इरेगुलर एंड कर्व्ड। जो सरफेस आप लोग की कैसी है? इरेगुलर है और कर्व्ड है। तो आपको बताना है उसको क्या बोलेंगे। देखिए, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि मान लीजिए कि ये आपकी क्या है? अर्थ है। तो इस अर्थ के चारों तरफ क्या है? एक आप लोग की इरेगुलर सी सरफेस है, कुछ इस तरीके की क्या है? इरेगुलर सी सरफेस है जो कि कर्व फॉर्म में है। तो देखो कर्व फॉर्म में भी है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? इसका जो एलिवेशन है वो जीरो एलिवेशन, मतलब इसके बीच में कोई भी गैप आप लोग का नहीं है, बिल्कुल जीरो एलिवेशन है, बिल्कुल अर्थ के ऊपर ही इस तरीके से है। तो उसको आप क्या बोलने वाले? उसको आप मीन सी लेवल बोलेंगे, उसको आप गुड सरफेस बोलेंगे, उसको लेवल सरफेस बोलेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल। ना तो आप उसको गुड सरफेस बोलेंगे। लेवल सरफेस आप उसको तब बोलते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर आप लोग का क्या है कि बिल्कुल सेम गैप है अर्थ से, अगर बिल्कुल सेम गैप है, एक सेम एलिवेशन पे है आप लोग का, तो वो आप लोग की कैसी हो जाती है? लेवल सरफेस हो जाती है। और वो इरेगुलर ना होकर के कैसी होती है? रेगुलर होती है। कैसी होती है? बिल्कुल रेगुलर सरफेस आप लोग की वो होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मीन सी लेवल। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइज, मीन सी लेवल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देख लीजिए, मैंने आप लोगों को बता दिया लेवल सरफेस जो होगी आप लोग की कौन सी होगी? जो रेगुलर सरफेस होगी। कैसी होगी? बिल्कुल रेगुलर होगी। लेकिन मीन सी लेवल आप लोग की इरेगुलर सरफेस हो सकती है जिसका एलिवेशन जीरो होगा। और लेवल सरफेस में कुछ ना कुछ आप लोग का क्या होता है? एलिवेशन हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एलिवेशन हमारा कंसिडर करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द इमेजनरी लाइन passing through the intersection of crosshair and optical center of the objective is known as।
देखिए आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप लोगों को उस इमेजनरी लाइन का नाम बताना है। देखिए सबसे पहले इमेजनरी लाइन समझ लीजिए क्या होता है। देखो वो लाइन जो एग्जिस्ट नहीं करती है, यानी कि जो लाइन हमारी होती ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं इमेजनरी लाइन। इस इमेजनरी लाइन को केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये प्रेजेंट नहीं होती है, हमको दिखती नहीं है, समझ रहे हो नहीं। तो वो हमारी क्या होती है, इमेजनरी लाइन। तो एक ऐसी इमेजनरी लाइन जो पास कर रही है आप लोग की इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर, जो आप लोग का ऑब्जेक्ट पीस और जो आप लोग का आई पीस लेंस होता है, दोनों के जो आप लोगों ने देखा होगा ये पॉइंट होता है जहाँ पर ये दोनों जो हेयर्स होते हैं वो कट करते हैं, तो इसी को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ से वो हमारी क्या कर रही है, लाइन पास कर रही है सेंटर से, दोनों के ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस से पास कर रही है। तो उसको आप क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, लाइन ऑफ कोलिवेशन बोलेंगे। तो बिल्कुल इसका सही आंसर लाइन ऑफ साइट ही हो जाएगा, क्योंकि उसके अलोंग अगर आप मान लीजिए आई पीस लेंस है और ये आपका क्रॉस एयर यहाँ पे कट कर रहा है इंटरसेक्शन, तो इसी के अलोंग तो आप देखते हैं ना। तो जब इसके अलोंग आप देखेंगे तो ये जो आप लोग का पॉइंट होगा, इसी से जो लाइन पास करेगी आप लोग की, वो लाइन ऑफ साइट होगी। अब बात करोगे सर लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आप लोग की, वो आप लोग की क्या होती है, लाइन ऑफ कोलिमेशन होती है। ये आप लोग की बिल्कुल पैरेलल होती है लाइन ऑफ साइट की, ठीक है नी। इस तरीके से मैंने इसके बारे में बताया था। लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, जो आप लोग की पास होती है किससे, टेलीस्कोप से पास होती है, टेलीस्कोप के सेंटर से पास होती है, वो आप लोग की कौन सी हो जाती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। और ये तभी होती है जब बबल आपका सेंटर में हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 24। द सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब डिक्रीज। आप लोग को बताना है जो सेंसिटिवनेस होती है, ठीक है, लेवल ट्यूब की, वो कब डिक्रीज होगी। इन चार ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को बताना है। सबसे पहले समझिए सेंसिटिवनेस होती क्या है। देखिए सेंसिटिवनेस का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा भी टिल्ट किया, आपने थोड़ा सा भी टिल्ट किया, किसको टिल्ट किया, टेलीस्कोप को। अगर आपने थोड़ा सा भी टेलीस्कोप को टिल्ट किया, तो थोड़ा भी टेलीस्कोप को टिल्ट करने के बाद उसका जो बबल है, उसका जो बबल है वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, इस चीज़ के बारे में बताता है हमारा सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कुछ नहीं है, जो बबल प्रेजेंट होता है हमारा किसी भी इक्विपमेंट में, चाहे वो आप लोग का ऑटो लेवल हो या डंपी लेवल हो, तो अगर आप उसकी टेलीस्कोप को थोड़ा सा भी टिल्ट करते हो, टिल्ट मतलब होता है कि उसको झुकाना, या तो आगे या पीछे कुछ इस तरीके से झुकाते हो ऊपर नीचे, तो वो आप लोग का टेलीस्कोप का टिल्टिंग होता है। तो आप थोड़ा सा भी अगर टिल्ट करते हो, तो उसका जो बबल होता है टेलीस्कोप को टिल्ट करने के बाद वो कितना डिस्प्लेस हो जा रहा है सर, वो हमारा होता है सेंसिटिवनेस, ठीक है। तो हमको सिर्फ ये बताना है कि उसकी जो सेंसिटिवनेस है उसको आप कैसे डिक्रीज कर सकते हो। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इनर सरफेस इज इंक्रीज। देखो अगर आप रेडियस बढ़ा दोगे, अगर आप उसको रेडियस बढ़ा दोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसको बबल को डिस्प्लेस होने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी। तो ज़्यादा जगह मिलेगी तो इसकी वजह से तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट बात करते हैं, डायमीटर ऑफ ट्यूब इज इंक्रीज। अगर आप डायमीटर ट्यूब का बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से भी वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, तो इसकी वजह से भी नहीं हो सकती। लेंथ अगर आप बढ़ा दोगे तो लेंथ की वजह से भी नहीं होगा, क्योंकि लेंथ अगर आप बढ़ा दोगे तो लेंथ बढ़ाने से भी क्या होगा, वो ज़्यादा से डिस्प्लेस हो पाएगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी की बात करो, बोथ विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन आर इंक्रीज। अगर आप सर क्या करोगे, जो विस्कोसिटी है, जो आप लोगों ने लिक्विड उसमें फिल किया हुआ है, जो आपने ट्यूब में लिक्विड फिल किया हुआ है, अगर आप उस लिक्विड की क्या करो, विस्कोसिटी बढ़ा दो। विस्कोसिटी बढ़ाने से क्या होगा, वो लिक्विड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। वो लिक्विड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। क्यों गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि विस्कोसिटी अगर आप बढ़ा दोगे तो उसके बीच जो कोहिसिव फोर्स है, उसके बीच जो कोहिसिव फोर्स है, वो कोहिसिव फोर्स क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा पार्टिकल पार्टिकल के बीच। और कोहिसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल हैं, वो जल्दी से डिस्प्लेस नहीं हो पाएंगे, जल्दी से डिप्लेस नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, आप लोग की डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आप लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी आप लोग को पता होगा, ड्यू टू कोहेसिव फोर्स और एडिसिव फोर्स की वजह से आप लोग की ये होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और भी फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ पहले, कि मान लीजिए कि अगर आप लोग रेडियस को बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ट्यूब की लेंथ अगर बढ़ा देते हो तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर आप लोग को ज़्यादा स्मूथ बना देते हो, उस ट्यूब को ज़्यादा स्मूथ बना देते हो, तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर आप विस्कोसिटी को, अगर आप विस्कोसिटी को क्या करते हो, कम कर देते हो, विस्कोसिटी को, सॉरी,
विस्कोसिटी को अगर आप बढ़ा देते हो तो विस्कोसिटी बढ़ाने की वजह से क्या होती है, आप लोग की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ये आप लोग का मेन फैक्टर है जो मैंने आप लोग को बता दी। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने का भी तरीका होता है। जो हमारा कितना डिस्प्लेस हुआ, ये हमारा डिस्प्लेस एंगल की फॉर्म में कैलकुलेट करा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस तरीके से होता है। अगर बबल हमारा सेंटर में है तो इस तरीके से होगा, लेकिन अगर जैसे ही वो डिस्प्लेस होगा तो इतनी डिस्टेंस में कहीं पर भी वो डिस्प्लेस हो सकता है। मूवमेंट पोजीशन को हमारा बता रहा है, मूव्ड पोजीशन सेंटर ऑफ बबल, ठीक है ना, किस तरीके से हमारा मूव्ड होगा। ये हमारी हॉरिजॉन्टल होती है एक्सिस। उसके बाद देख लीजिए, ये हमारे पास एंगल है, फाई एंगल है, और ये हमारे पास क्या है, आर है। तो इनके बारे में देख लेते हैं एक मिनट। अगर आप देखना चाह रहे हैं फॉर्मूला, डी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ग्रेजुएशन ऑफ ट्यूब। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि दो ग्रेजुएशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी आप लोग की, एक ग्रेजुएशन ये, यानी कि यहाँ पे आप लोग का मेंशन की हुई रीडिंग्स, तो इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी डी। फाई जो हो जाएगा आप लोग का सबस्टेंडेड एंगल हो जाएगा। अब अगर आप निकालेंगे फाई, तो आप सब लोगों को पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है। एंगल इज इक्वल टू एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होती है, आर्क अपॉन रेडियस, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो आर्क कितनी है हमारे पास, डी है, और रेडियस कितनी है, आर है, और एंगल हमने क्या लिया था, फाई। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन ये जो एंगल आएगा हमारा, वो किस में आएगा डियर, रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। और अगर रेडियन को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 180 डिग्री, जो 180 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के। जब यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। अब ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई आप लोग की, ठीक है। 1 रेडियन की वैल्यू इतने डिग्री में आ गई, और यहाँ से अगर आप 1 डिग्री निकालेंगे तो 1 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई अपॉन 180 रेडियन आप लोग का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे भी वो कन्वर्ट कराएगा, अब वो रेडियन को किस में करा रहा है, सेकंड में करा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 रेडियन में इतने हैं आप लोग के, तो इसको आप कितने से, डिग्री में, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 16 × 60 यानी कि लगभग 3600 से इसको और मल्टीप्लाई करा दीजिए आप लोग। तो इसमें आप लोग का किस में आ जाएगा, ये सोल्व होकर के बिल्कुल इस फॉर्म में आप लोग का ये आ जाएगा, जो कि सेकंड में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको रिमेंबर यानी कि याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ये देखिए फैक्टर सारे मैंने बता दिए आप लोगों को किस तरीके से ये फैक्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स प्रोवाइड चेक ऑन। तो देखो भाई, मैंने आप सब लोगों को पहले ही बता रखा है, पहले क्या बता रखा है कि सर तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। किसके मेथड होते हैं, रिड्यूस लेवल को फाइंड आउट करने के मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं सर, एक तो राइज एंड फॉल मेथड होता है, और दूसरा कौन सा होता है सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर अगर आपने राइज एंड फॉल मेथड यूज़ किया है और उसमें आप लोग को चेक लगाना है, तो चेक लगाते समय आप लोग किसका यूज़ करने वाले हैं, आप बैक साइड का यूज़ करने वाले हैं, फोर साइड का, बोथ बैक साइड एंड फोर साइड, या फिर नन ऑफ दी। तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बोथ बैक साइड एंड फोर साइड, ठीक है नहीं, दोनों इसका अगर आप लोग को याद हो, जब भी हम चेक लगाते थे, बैक साइड माइनस के समेसन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू हमारा होता था समेसन ऑफ राइज माइनस के समेसन ऑफ फॉल, और एक और होता था समेसन ऑफ लास्ट आर एल माइनस के समेसन ऑफ फर्स्ट आर एल, फर्स्ट आर एल, ठीक है। ये हम चेक लगाते थे इसकी हेल्प से। तो यहाँ पे हमसे बात करा कौन से रीडिंग लेंगे, तो बोथ फोर साइड और बैक साइड, देखो दोनों ही ले रहे हैं ना, फोर साइड और बैक साइड, तो दोनों ही रीडिंग हम लेकर के चलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, राइज एंड फॉल मेथड में जो चेक आप अप्लाई करते हो वो दोनों ही लेकर के चलते हो, ठीक है। इंटरमीडिएट साइड भी कंसिडर कर लेते हैं। प्रोवाइड चेक तो सभी पे लगाते हैं ना, क्योंकि इन्हीं की इंटरमीडिएट साइड की हेल्प से हमें राइज एंड फॉल पता लग पाता है, तो ये भी इंटरमीडिएट साइड भी इंक्लूड हो जाता है। ये हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, कई बार अर्थमेटिक चेक के नाम से भी पूछ लेता है, तो अर्थमेटिक चेक हम इसी को बोलते हैं। देखो यार, अगर चीज़ें आप लोग को क्लियर हो रही है ना, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, कि मतलब लाइक कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो को आप लाइक कर देते हो और एक अपना वैल्यूएबल कमेंट अगर वीडियो में कर देते हो, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ चलो कोई तो पढ़ रहा है,
ठीक है। देखो आप लोगों को भी मालूम है यार, व्यूज़ बहुत कम आते हैं इतनी चीज़ें अच्छे से क्लियर करने के बाद भी। तो प्लीज़ वीडियो को यार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि व्यूज़ थोड़े बढ़ें, लोगों को पता लगे कि हाँ चीज़ें चल रही हैं, सही चल रही हैं। तो अगर आप एक कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। देखो वीडियोज़ पर बहुत कम व्यूज़ हैं और बहुत कम शेयर्स भी हो रही हैं। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियोज़ पहुँच जाएँ। और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें देते रहें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आगे कंटिन्यू आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल, आप लोगों को सिर्फ यार कमेंट ही तो करना होता है एक। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि चीज़ें कैसी चल रही हैं। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, फिर मन करता है कि हाँ और मेहनत के साथ वीडियो बनानी चाहिए। जब आप लोग के कमेंट नहीं आते तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पढ़ रहा, तो फिर कैसे मन करेगा। आप खुद सोच के देखिए। तो थोड़ा सा अपना उतना तो कर ही सकते हैं यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसकी हम बात करते हैं। द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्ट मस्ट लाई। देखो आप लोगों से बोल रहा है कि आप लोग को रियल इमेज फॉर्म करनी, तो द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जो रियल इमेज आप लोग की होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो फॉर्म्ड होगी जब आप लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो लाई करेगा। जब आप लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा ये आप लोग को बताना है। देखो सबसे पहले भी तो आप ये समझो कि रियल इमेज जो आप लोग की फॉर्म होती है, ये आप लोग की देखो दो तरीके के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो रियल इमेज जो फॉर्म होती है आप लोग की, वो कॉन्वेक्स लेंस से होती है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ क्लियर कर लो, कॉन्वेक्स लेंस से होती है। और अगर मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर से होती है। किससे होती है भाई? कॉनकेव मिरर से होती है। और आप लोग को ये भी याद होगा, क्योंकि आप सब लोग क्या है, टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो अगर इमेज आप लोग की कैसी होगी, रियल होगी, तो रियल होने के साथ साथ वो कैसी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। रियल इमेज होगी तो रियल होने के साथ साथ कैसी होगी, इन्वर्टेड भी होगी। तो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर के प्लेन में होना चाहिए। एट द सेंटर ऑफ टेलीस्कोप, क्या ऑब्जेक्ट सेंटर टेलीस्कोप के सेंटर में आ सकता है? नहीं आ सकता है। एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, क्या आई पीस के सेंटर में आ सकता है? नहीं आ सकता है। एनीवेयर इनसाइड द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के कहीं भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग का, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्रॉस हेयर के प्लेन में लाई कर रहा है, बिल्कुल एकदम क्रॉस हेयर के प्लेन में लाई कर रहा है, जिस साइड लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल अलोंग आप लोग का उसी डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप लोग की कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल इमेज फॉर्म्ड होगी। ये देख लीजिए। बाकी यहाँ पे मैं बता रखा है कि आई पीस लाइन्स क्या होता है, तो मैंने आप लोग को सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी। आई पीस लेंस आप लोग का वही होता है जिसके अलोंग क्या करते हो, जिससे आप देखते हो। ठीक है, वो आप लोग का आई पीस हो जाता है, जो नियर द आई होता है। ऑब्जेक्ट लेंस कौन सा हो जाता है? ऑब्जेक्ट लेंस आप लोग का क्या होता है, टूवर्ड द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। अगर मान लीजिए टेलीस्कोप है, अगर आप इधर से देख रहे हो तो ये आई पीस लेंस हो जाएगा। ठीक है, और आप इधर ये हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड है, कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट लेंस हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा डायाफ्रेम। तो डायाफ्रेम क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ आई पीस आप लोग का होता है। क्रॉस हेयर जो होता है ना हमारा, ठीक है, वही लगभग क्या होता है, क्रॉस हेयर को ही हम डायाफ्रेम बोलते हैं। ये जो हमारा होता है, ठीक है, इस तरीके से जो कट वाला होता है, इसी को हम पूरा क्या बोलते हैं, डायाफ्रेम बोलते हैं। फोकसिंग स्क्रू कौन सा होता है, जिसकी हेल्प से हम एडजस्ट करते हैं अपना टेलीस्कोप को, फोकस को एडजस्ट करते हैं कि फोकस हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा। कई बार आप जब फ़ोटो देखते होंगे, फ़ोटो खींचते होंगे, तो फ़ोटो खींचते समय अपने फ़ोटो से फ़ोन से क्लिक करते समय आप अपनी डिस्प्ले को टच करते होंगे। जब आप अपनी टच स्क्रीन को टच करते हैं तो उससे फोकस हो जाता है। तो वैसे ही जब फोकस करने के लिए उस हमारे ऑटो लेवल या डंपी लेवल में जो यूज किया जाता है, वो फोकसिंग स्क्रू यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट नॉन एलिवेशन अबव द डेटम इज कॉल्ड बेंचमार्क। आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन समझाया था, ये वही है। ठीक है, जिसका आप लोग को एलिवेशन पता हो, नॉन एलिवेशन हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बेंचमार्क बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। फॉर द ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, द लेवल मस्ट सेट अप। आप लोगों से कह रहा है कि आप लोगों को ट्रू डिफरेंस आप लोगों को कैलकुलेट करना इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट है ए और बी। मान लीजिए कि इस तरीके से हैं, ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है। ठीक है, इनके बीच का आप लोगों को ट्रू डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो आप कहाँ सेट करोगे अपने इंस्ट्रूमेंट को, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पर आप सेट करने वाले हो। देखो यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास हो सकती थी। चलो पहले ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके हिसाब से बात करेंगे।
देखिए ऑप्शन कह रहा है कि सबसे पहले कि एट एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच कहीं, ए और बी के बीच कहीं भी आप कर लेंगे, या फिर एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, नियर ए या फिर नियर बी। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आप लोगों के कुछ के मन में आ रहा होगा कि सर हमको ट्रू डिफरेंस निकालना है, हमको क्या निकालना है, ट्रू डिफरेंस निकालना है। तो आपने ट्रू डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हमें बताया था, एच इजिकल टू एच बी माइनस के एच ए प्लस एच बी डैश माइनस के एच ए डैश अपॉन टू। सर लास्ट वीडियो में तो आपने ये सिखाया था और आपने बताया था कि इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार जो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करते हैं वो ए पॉइंट पे करते हैं और एक बार जो इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं वो बी पॉइंट पे करते हैं। देखो भाई मेरी बात सुनो, अगर वो क्वेश्चन में कह देता कि बीच में आप लोगों का कुछ ना कुछ क्या आ गया है, ऑब्स्टेकल्स आ गया, ऑब्स्टेकल्स मतलब जैसे कि बीच में रिवर आ गई है या फिर कोई पॉन्ड आ गया है या फिर कोई लेक आ गया है, ठीक है, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आ गई है तो अगर आपको ट्रू डिफरेंस कैलकुलेट करना होता तो इसका सही आंसर होता ए एंड बी, यानी कि सॉरी सी एंड डी बोथ, ठीक है। क्योंकि एक बार आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट को सेट करना होता ए पॉइंट पे और एक बार करना होता बी पॉइंट पे, लेकिन उन्होंने बोला कि कोई भी आप लोग का जर्नल एली, कोई भी आप लोग की टोपोग्राफी है और बी, और इनके बीच का आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है इसको आपको कैलकुलेट करना है, जनरल है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर एक ही हमारा क्या है, कोई भी बीच में ऑब्स्टिकल्स नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है, तो इस सिचुएशन में अगर आपको ए और बी के बीच का अगर ट्रू डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो केवल और केवल आपको इंस्ट्रूमेंट को जो सेट करना पड़ेगा वो मिड पॉइंट पे, ए और बी के मिड पॉइंट पे आप लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इसकी हम बात करते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन इतना बड़ा भी आ जाता है, ये 1 मिनट के टाइम हमको, मतलब 1 मिनट से भी ज़्यादा ये क्वेश्चन हमारे टाइम ले जाते हैं एसएससी जेईई में, और सोचिए केवल 30 से 35 सेकंड का हमको टाइम मिलता है। तो इसलिए अपनी थ्योरी ज़्यादा पक्की कर लीजिए अगर आपको एसएससी जेईई निकालना है तो भाई, ठीक है, नहीं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इन द लेबलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ पॉन्ड। देखो एक पॉन्ड दे दिया उसने बीच में, कि बीच में क्या है आप लोग का एक पॉन्ड है और उसके दोनों अपोजिट साइड पे हैं ए एंड बी। द लेवल इज फर्स्ट सेटअप नियर पॉइंट ए। सबसे पहले लेवलिंग करने के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट सेट करा ए पे। स्टाफ रीडिंग ऑन ए एंड बी, स्टाफ रीडिंग जो थी आपकी ए पे और बी पे कितनी थी, 2.5 एंड 2.0 मीटर थी रेस्पेक्टिवली। देन द लेवल इज़ मूव्ड सेट नियर पॉइंट बी। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया बी पे, तो जो आपकी स्टाफ रीडिंग मिली ए पे और बी पे वो कितनी थी, 1.2 मीटर एंड 1.7 मीटर। कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। और जो ए और बी हैं उनके बीच की आप लोग को हाइट बतानी। यहाँ पे देख ली कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इनके बीच में कहीं पर पॉन्ड है, ठीक है। तो आपने एक बार इंस्ट्रूमेंट को सेट करा ए पे, एक बार फिर करा आपने बी पे। जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करा सर ए पे, तो आप लोग की रीडिंग क्या क्या आई मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले रीडिंग आई एच ए इजिकल टू 2.5 और एच बी इजिकल टू आई 2, ठीक है। जब आपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करा कहाँ पर, बी पे, तो बी पे जब आपने सेट करा तो यहाँ पर रीडिंग मिली आप लोग को एच ए डैश मिली 1.2 मीटर और एच बी डैश मिली आप लोग को 1.7 मीटर, ठीक है। तो आप वही अपना फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, एच इजिकल टू जो हमारा होता है, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे 2 माइनस के 2.5 प्लस के दूसरी क्या रीडिंग है 1.7 माइनस के 1.2 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो जब यहाँ से आप देखोगे तो माइनस के कितना आएगा 0.5 आएगा, प्लस के यहाँ से कितना आएगा आप लोगों का प्लस के 0.5 आएगा अपॉन 2। तो प्लस माइनस के कितने हो गए 0 हो गए, तो 0 अपॉन 2, तो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कुछ इस तरीके से हमने सेट किया है। सबसे पहले ये देखो ए और बी के बीच में रिवर या पॉइंट कोई आ जाता है, तो जब आप ए पे सेट करते हो तो रीडिंग जो मिलेगी ए पे वो एच ए मिलेगी और बी पे जो मिलेगी एच बी मिलेगी। अब उसके बाद क्या कीजिए, इस इंस्ट्रूमेंट को उठाइए और उठा करके कहाँ पर ले आइए, बी पॉइंट पर ले आइए। देखिए अब आप इसको उठा करके कहाँ पर ले आए, बी पे। तो जब बी पे ले गए तो रीडिंग क्या मिली एच बी डैश और यहाँ पे मिली एच ए डैश। तो इसी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो एच इजिकल टू एच बी माइनस के एच ए प्लस के एच बी डैश माइनस के एच ए डैश अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रू डिफरेंस कैलकुलेट करने का।
देखिए इन्होंने वही किया है, यहाँ पे सोल्व कर लिया इसको और आंसर क्या आएगा आप लोग का 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर डिस्टेंस 2 किलोमीटर। यानी कि हमको जो कैलकुलेट करना है वो कंबाइंड करेक्शन कैलकुलेट करना है फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। देखो सबसे पहले आप लोग को क्या है, एक फॉर्मूला याद कर लो। देखो जो आप लोग के पास कर्वेचर करेक्शन होता है वो कितना होता है, वो होता है 0.0785 डी स्क्वायर, ये होता है। फिर आप लोग को याद रखना है जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है आप लोग का वो 1/7 होता है कर्वेचर करेक्शन की, ठीक है। तो जब आप इसका 1/7 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 0.0, यहाँ से 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये आप लोग के पास आ जाएगा। फिर आप लोग को क्या याद रखना है कि जो कर्वेचर करेक्शन होता है ये नेगेटिव होता है और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर आप निकालिए कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन कैसे निकालेंगे, सॉरी, फिर आप निकालिए कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन आप कैसे निकालेंगे, जो भी आप लोग का, एक सेकेंड, जब आप कंबाइन करेक्शन निकालेंगे तो जो भी आप लोग का कर्वेचर करेक्शन और जो भी रिफ्रैक्शन करेक्शन है दोनों को ऐड कर दीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस के 0.0785 डी स्क्वायर एक आया और प्लस के कितना आया 0.0112 डी स्क्वायर आप लोग का एक आया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद यहाँ से आप लोग का आ जाएगा माइनस के 0.0 एक आ जाएगा आप लोग का 674 डी स्क्वायर, ये आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है माइनस के 0.0674 डी स्क्वायर, इसमें आप लोगों को डी की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो आप इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आप लोग का आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हमारा कंबाइन करेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से कंबाइन करेक्शन। देखो आप सभी फॉर्मूले तो याद नहीं रख सकते रख सकते हो तो अच्छी बात है। देखो जब आप कंबाइन करेक्शन की बात करो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, जब आप कर्वेचर करेक्शन की बात करो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, जब आप रिफ्रैक्शन की बात करो तो ये याद कर लो। तो ये तो मैंने तो देखो ऐसे याद नहीं किए हुए, मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैंने कर्वेचर करेक्शन याद किया हुआ है सिर्फ माइनस के 0.0785 डी स्क्वायर। तो जब भी मुझे क्या चाहिए होता है, रिफ्रैक्शन चाहिए होता है, तो मैं इसका 1/7 निकाल देता हूँ, तुरंत निकल जाता है 1/7 इसका। फिर 1/7 जब आ जाता है और जब कंबाइन चाहिए होता है तो सी सी प्लस के सी आर दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है। बाकी अगर आप तीनों फार्मूलों को याद करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है थोड़ा मिसमैच हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, एग्जाम टाइम में होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। सी सी क्या होता है, कंबाइन करेक्शन होता है, सी कर्वेचर करेक्शन होता है, और ये जो सी होता है, सॉरी, ये देखिए सी सी जो होता है हमारे पास ये कर्वेचर करेक्शन होता है, सी आर जो होता है वो रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है, और एच जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। लेकिन होती किस में, ये चीज़ ध्यान रखना, किलोमीटर में होती है। किस में होती है, किलोमीटर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट है एक तरीके से, आप इसको याद कर सकते हैं। क्यों याद करना है सर, हमको इसलिए याद करना है क्योंकि जब आप कर्वेचर करेक्शन निकालेंगे, मान लीजिए 0.0785 डी स्क्वायर, तो यहाँ पर डी की वैल्यू जो आप लगाएंगे ना वो किलोमीटर में लगाएंगे। तो डी की वैल्यू जब आप किलोमीटर में लगाएंगे तो जो कर्वेचर करेक्शन है इसकी जो वैल्यू आएगी ना निकल करके सर वो मीटर में आएगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को याद रखना है, ठीक है कि नहीं। चलो आज के लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।